हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, तो उसके दो केसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया कि डी ऑर्बिटल्स प्योरली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहती हैं किसी भी मेटल आयन के पास, लेकिन जैसे ही उसके साथ सामने लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो वो डी ऑर्बिटल्स अपने डीजेनरेसी लॉस करके कुछ ग्रुप्स में टूट जाती हैं। जैसे एक स्प्लिटिंग ये दिखाया था, ये दो ग्रुप्स में ये 5 ऑर्बिटल्स टूटती थी। इन दोनों ग्रुप्स की एनर्जी के बीच का जो गैप था उसको हम बोलते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में जब 6 लिगैंड्स आ रहे होते थे उस टाइम पे स्प्लिटिंग रहता था। वहीं टेट्राहेड्रल के अंदर इससे रिवर्ट हो जाता था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कुछ कम हो जाता था। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी फॉर टेट्राहेड्रल। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स थी वो 5 डी ऑर्बिटल्स दो ग्रुप्स में जो टूटती दोनों सिचुएशंस में, इस ग्रुप में जिसको मैंने T2G नाम दिया था उसमें DXY, YZ और ZX होता था, और जो EG नाम दिया था उसमें DX² - Y² और DZ² होता था। वहीं यहाँ पे आप रिकॉल करें तो इस ग्रुप को E नाम दिया था जिसमें वही DX² - Y² और DZ² थे, और इसको T2 नाम दिया था जिसमें DXY, DYZ और DZX थे। आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट कि क्यों ये इसी पैटर्न पे डिसोसिएट होती हैं और फिर स्टेबलाइजेशन कंपाउंड की कैसे कैलकुलेट करते हैं CFSC के थ्रू। मैंने ये कहा कि ये जो गैप होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको नाम दिया। ये 4 फैक्टर्स समझा रहा था आपको। नंबर ऑफ लिगैंड्स पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा लिगैंड आएंगे उतना ज़्यादा गैप रहेगा। पोजीशन ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है। 5D सीरीज़ की मेटल है तो ज़्यादा गैप होगा, 3D में कम होगा। और देन चार्ज ऑन द मेटल पे बोला कि चार्ज अगर मेटल पे ज़्यादा है तो गैप ज़्यादा होगा। और एक लास्ट बात जो मैं बोल रहा था लिगैंड्स के नेचर पे, कि लिगैंड्स का नेचर डिसाइड करता है। 4 कैटेगरी में मैंने बांट दिए थे लिगैंड्स: हेलोजन डोनर, एंड देन ऑक्सीजन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर, एंड देन कार्बन डोनर। ये आप यहाँ पे देखें तो बोर्ड पे मैंने वो सीक्वेंस दिखा रखा है आपको लिगैंड्स का। ये इधर जैसे जैसे जा रहे हैं आप लिगैंड्स के केस में, तो ये CFSC का एक्सटेंट बढ़ता जाता है। इस सीरीज़ को एक नाम दिया था मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड जो आपको दिखाई दे रही है, उस एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे कुछ वीक फील्ड लिगैंड हैं, वीक फील्ड लिगैंड्स हैं जो ज़्यादा स्प्लिट नहीं करते। और बिल्कुल राइट टर्मिनस पे आप जाके देखेंगे यहाँ पे ये इसी को आगे एक्सटेंड करना था मुझे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं। आप थोड़ा और माइन्यूटली देखें तो ये कार्बन डोनर लिगैंड्स हैं, देन ये नाइट्रोजन डोनर लिगैंड्स हैं, देन ये सभी ऑक्सीजन डोनर लिगैंड्स हैं, एंड देन ये हेलोजन डोनर और बीच में कुछ सल्फर डोनर लिगैंड्स भी आए हुए हैं। तो हालांकि मैं क्रूशली कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बता सकता कि ये वाला वीक होगा या ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, वो कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। सब कंपैरेटिवली कह सकता हूँ मैं कि एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगैंड रहते हैं। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा आप। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, NCERT का ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा और फिर अपने टॉपिक पे आगे मूव करूँगा। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रेंज ऑफ फॉलोइंग? इन 3 कंपाउंड्स में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद ए पर्टिकुलर वेवलेंथ आपसे पूछा गया है। सी हियर, एक तो इस पर्टिकुलर थ्योरी की मैं बहुत ही बढ़िया एडवांटेज बताऊं तो इसने कलर ऑफ द कंपाउंड्स को बहुत बढ़िया से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है यहाँ से यहाँ पे, डी ट्रांजिशन की वजह से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा और जब वापस आएगा अपनी उस ग्राउंड स्टेट T2G पे तो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में आती है और उसकी वजह से वो कलर दिखाते हैं। तो कलर को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया थ्योरी रही कि कलर्स को एक्सप्लेन कर पाई। अब वो सिंपली ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ किसके पर्टिकुलर कंपाउंड के केस में ज़्यादा होगी, या मैं यूँ बोलूँ कि जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड, तो किस पर्टिकुलर कंपाउंड में उस एब्जॉर्ब्ड लाइट का वेवलेंथ हाई होगा। तो आपको सिंपली वो ये जो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी है डेल्टा E, उसे चेक करना होगा कि ये एनर्जी गैप कितना है।
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करना है तो उसको ये अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, या यहाँ से वापस यहाँ आ रहा है तो ये एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। तो मुझे ये डेल्टा ई देखना है, जो डेल्टा ई एक्चुअली एच सी बाई लैम्डा होता है। मतलब मुझे समझ में आ रही है कि ये डेल्टा ई जिस भी पर्टिकुलर केस में ज़्यादा होगा, लैम्डा उस केस में स्मॉलर होगा। तो यहाँ में मुझे निकल मेटल दिखाया गया है सभी एग्जांपल्स के अंदर, और सभी में निकल 2+ है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको 3 यहाँ पे लिगेंड्स दिखाए गए हैं अलग अलग, जहाँ पे ये एक ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है, जबकि ये 2 आपको नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स दिखाए गए हैं। और इन नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स में भी आप देख सकते हैं NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू NH3। तो मतलब NO2 जो d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करेगा, यहाँ सभी ऑक्टाइडल कंपाउंड्स हैं तो कोई इशू नहीं था। तो d ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट करेगा ये NO2 यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो डेल्टा ई सबसे ज़्यादा होगा। डेल्टा ई सबसे ज़्यादा होगा तो मतलब इसका जो लैम्डा रहेगा, लाइट जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जो लैम्डा रहेगा वो मिनिमम रहेगा, और इसका जो लैम्डा रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का गैप मिनिमम रहने वाला है। तो रिजल्टिंग यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो मिनिमम लैम्डा हम ऑब्ज़र्व करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी, ऑक्टाहेड्रली ही समझाऊंगा पहले, तो वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या पोजेस करता है। सी है, ये जो आप एनर्जी का सेंटर देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को समझें, जिसको मैं एक टर्म असाइन करता हूँ यहाँ बेरी सेंटर, मीन्स जहाँ ओरिजिनली d ऑर्बिटल्स का एनर्जी था। अब यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर पड़ा होगा, d के अंदर 1, 2 या 3 वटेवर कितने भी हो, मैं सारी सिचुएशंस समझाऊंगा यहाँ। तो सपोज़ कीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ लिख देता हूँ TiH2O6 3+। अभी आप अगर देखेंगे तो टाइटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा D1 में, या मैं एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दूँ TiNH3 3+। तो आप दोनों को देखें तो दोनों D1 कॉन्फ़िगरेशन पोजेस किए हुए हैं, मतलब इस तरह का उनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हाँ, दोनों में स्प्लिटिंग का एक्सटेंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी। कितनी होगी कुछ कह नहीं सकता, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। प्लीज़ रिमेंबर ये दोनों सेम नहीं होंगी, मैं साइन ज़रूर सेम दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगी। अब उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे आना होगा, तो डेफिनेटली वो जो लोअर एनर्जी की T2G है उसी में आना फेवर करेगा। हंट्स रूल यही कहता, सॉरी अफबाउ प्रिंसिपल यही कहता था कि पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स फिल होंगी, तो वो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल फिल करने के लिए यहाँ पे आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम पे जो 0.4 ऑफ द टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, टोटल गैप का 0.4, वो इतनी एनर्जी को रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ से वो जब यहाँ पे आएगा तो इतनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ये उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। साइन वही है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए था, बट बोलने पे ध्यान दें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ मैं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या होगी, ये वाली। इस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या होगी, ये वाली। दोनों को सेम मत समझिएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इसकी कुछ अलग होगी और इसकी कुछ अलग होगी। बट हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी कि गैप कितना बना एनर्जी की सेंस पे। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी और इसकी सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाएगी। हाँ, ये वाली वैल्यू क्योंकि दोनों की डिफरेंट है, तो न्यूमरल्स की फॉर्म में अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों कंपाउंड्स की देखूंगा तो वो न्यूमरल की फॉर्म में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों की डिफरेंट जरूर होगी, बट इन फॉर्मूला मैं उसको इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बात दिमाग में रख लूँगा कि जो ये वैल्यू होनी है, ये जो गैप होना है, वो दोनों का डिफरेंट है, तो CFSC भी डिफरेंट होगी, बट रिप्रेजेंट इसी तरह से की जाएगी। आपको उस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलिए
अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। नोट कर लिया हमने कि दोनों कंपाउंड्स में, एक खास बात सोच के चलना है यहाँ दिमाग में कि दोनों में फ़र्क क्यों मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैंने एक थोड़ा वीक फील्ड लिगैंड लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिया हुआ है। आप NH3 को बदल के कोई और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी पुट कर सकते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पुट कर सकते हैं, उसके बारे में कोई इश्यू नहीं रहेगा। बट कॉन्सेप्ट समझना है हमें, तो कॉन्सेप्ट हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं मेटल को चेंज करता हूँ। यहाँ पे टाइटेनियम की बजाय मैं यहाँ वेनेडियम मेटल ले लेता हूँ और रेस्ट बाकी सेम रखता हूँ। तो अभी जो D होगा उसमें D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो स्प्लिटिंग के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? डेफिनेटली वो नीचे ही जाने वाला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो जो स्टेबलाइजेशन होगा वो -0.4 × 2 ऑफ दिस डेल नॉट होगा, यानी कि 0.8 माइनस ऑफ दिस डेल नॉट ये होगा। ये उसका CFSE होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इस केस में भी वही होगा और इस केस में भी वही होगा। हाँ, ये वाली वैल्यू आपकी डेफिनेटली दोनों में डिफरेंट होगी। मैं बार बार अब ये बात नहीं बोलूँगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। वेनेडियम की बजाय मैं यहाँ क्रोमियम ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये क्रोमियम ले लिया मैंने। अब D3 हो गया है, ये लीजिए D3। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन -0.4 से स्टेबलाइजेशन करता है, तो जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो -1.2 डेल नॉट होगी। ये जो डेल नॉट बोल रहा हूँ मैं, ये इस वर्ड के लिए, इस CFSE वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ। दोनों के केस में सेम ही होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेबल होगी। ओके, अगले एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ मैं यहाँ। अब की बार क्रोमियम की बजाय मैं यहाँ मैग्नीज पुट कर रहा हूँ। हालांकि मैग्नीज 3+ एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आप मेटल को बदल के यहाँ चार्ज बदल के कुछ और कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसी को समझ लेंगे। यहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और मैं पीछे D ब्लॉक में भी पढ़ा के आया हूँ कि मैग्नीज का D4 जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा। बट अब मैं मेटल्स को चेंज नहीं करना चाह रहा, बस आप मेरी बात को समझ जाइए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? लगता तो है कि पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स भर लो, पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल भरेंगी तभी तो हायर वालों का नंबर आएगा। हंट्स रूल ने यही समझाया था मैं 11th क्लास में। तो मुझे लग रहा कि अपोजिट स्पिन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आना कोई अच्छा साइन नहीं है, बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कुछ रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डाल के पेयरिंग कराना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो आपको लगानी पड़ेगी वो निकलने वाली एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगी। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आना था, 0.4 से स्टेबलाइजेशन होना था, 4 नीचे आ गए हैं, तो -1.6 ऑफ द डेल नॉट, ये टोटल CFSE आपका रिलीज़ होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज़ होगा। बट आपको एक पेयरिंग एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराना चाह रहे हैं, एक जगह पे आप इलेक्ट्रॉन को डालना चाह रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की एंट्री के लिए आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जो आप सोच रहे हो कि 4 नीचे आने पे डिक्रीज़ होगी, वो उतनी डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि कुछ आपने लगाई भी है, तो नेट डिक्रीज़ आपका कुछ थोड़ा सा इस कैलकुलेशन से लेसर होगा। बट अगर ये तभी यहाँ पे पेयरिंग करेगा जब ये गैप बहुत ही ज़्यादा हो, लाइक इस केस में गैप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो फिर वो यहाँ पे पेयरिंग करना पसंद नहीं करेगा, पेयरिंग करना पसंद करेगा, यहाँ जाना वो पसंद कतई नहीं करेगा क्योंकि गैप ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखें जहाँ पे ये गैप थोड़ा कम रहेगा, और गैप जब थोड़ा कम रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पेयरिंग में ये जो एनर्जी इनपुट करनी है वो थोड़ी सी उसके अंदर अनस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेगी, रिजल्टिंग फिर वो यहाँ चला जाएगा। और यहाँ जाने का मतलब तो है कि एनर्जी का बढ़ना। तो आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, हर एक से 0.4 ऑफ डेल नॉट का स्टेबलाइजेशन होना था, टोटल एनर्जी निकलना था -1.2 ऑफ डेल नॉट, ये तो एनर्जी निकली है, बट ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाने से एनर्जी लगेगी, बढ़ेगी। ये CFSE आपका +0.46 होगा, यानी कि जो नेट आपका CFSE रहेगा वो 0.6 ऑफ द डेल नॉट होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सर ये कहाँ से लेके आ रहे हो 0.4 और 0.6? तो ये उस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है।
थ्योरी ने बताया कि ऑक्टेडल फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग के बाद फिल होते हैं तो जब वो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल में जाएंगे T2G में, तो उस टाइम पे 0.4 से इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड होता है, और अगर ऊपर जाएगा तो 0.6 से डिस्टेबलाइज होता है। डिस्टेबलाइजेशन मतलब एनर्जी बढ़ना, तो मैं एनर्जी को पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ, और स्टेबलाइजेशन मीन्स एनर्जी का निकलना, तो मैं उसको नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। तो नेट आपका CFSE जो होगा वो ये होगा। किस सिचुएशन में? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। ऊपर कब जाएगा? जब ये गैप कम होगा। गैप कम होगा कब? जब यहाँ लिगेंड्स वीक फील्ड लगे हुए होंगे। तो आपके सामने जो दो एग्जाम्पल रखे हुए थे मैंने, उसमें एक वीक फील्ड लिगेंड रखा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखा हुआ है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में CFSE ये वाला होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSE ये वाला होगा। आप बहुत क्लियरली इस एग्जांपल को समझ के चलें, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे पूछ लिया गया, हालांकि मुझे ऐसा सवाल दिखा नहीं है क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, बट कॉम्पिटिशन्स में एक दो बार ये क्वेश्चंस दिखे हैं कहीं छुपे हुए, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, आप इसका CFSE कैलकुलेट करें, तो वो बताएगा आपको कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, मींस, और पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा। तो उसके बाद आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये CFSE रिपोर्ट करेंगे, जबकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप ये वाला CFSE उसका रिपोर्ट करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, बुक में जब ये CFSE मैं कई जगहों पे देखता हूँ 12th क्लास की बुक में, तो इस P को इग्नोर किया हुआ है, लिखा नहीं हुआ। आप ये गलती मत करना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पक्का आपको ध्यान रखना ही होगा कि ये एग्जैक्टली मैं रिपोर्ट कर दूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कंपाउंड, तो ये गलत होगा। प्लस P मुझे लिखना ही है हर हालात में। ऑप्शंस ना हो तो एक अलग मैटर है, वो गलत ही होगा वैसे तो, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ मैं यहाँ, और मैग्नीज के बाद मैं लेके आता हूँ Fe। ये लीजिए, ये Fe ले आया मैं। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन गया है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? जब ये वीक लिगेंड है तो 5 यहाँ ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि गैप कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लग रही होगी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब देखिए आप CFSE में कैसे कैलकुलेट करूँगा। -0.4 इंटू 3, 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल रहा है, प्लस 0.6 इंटू 2, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी क्योंकि ऊपर तो एनर्जी बढ़ रही है। तो -1.2 ये हो गया और प्लस 1.2 ये हो गया, 0 CFSE होगा। जो CFSE का वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर केस में वो 0 होगा। और अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को देखूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे पेयर्ड अप होंगे, यानी कि -0.4 इंटू 5, दैट मीन्स -2.0 डेल नॉट प्लस 2p, 2 पेयरिंग एनर्जी लगेंगी आपको, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप कराने हैं, तो 2 पेयरिंग एनर्जी जितना एनर्जी आपका इस सिस्टम का बढ़ेगा और ये वाला घटेगा, तो ये आपकी CFSE रिपोर्टेड होगी इन दोनों कंपाउंड्स के लिए। इसके लिए 0 बोला और इसके लिए ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। और इस तरह से आप आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए आप D6 का सिचुएशन देखना चाहते हैं, कोबाल्ट ले लिया मैंने, D6 केस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने हैं? अगर तो ये गैप कम है, इस केस में ये गैप आपका कम रहने वाला है, तो फिर आप डेफिनेटली 3 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे। अब यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस एक पेयरिंग एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को आपने अभी भी पेयर अप कराया, तो ये -1.6 प्लस ये 1.2 प्लस पेयरिंग, तो -0.4 प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये आपका ये वाला पर्टिकुलर सिचुएशन होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया है, तो आप समझ जाएं फिर वो यहाँ नहीं जाएगा, गैप क्योंकि ज़्यादा है, तो रिजल्टिंग ये यहीं पे 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे। 3 पेयर्स कह सकता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर्ड हैं, तो -0.4 इंटू 6 प्लस 3 पेयरिंग एनर्जीज, तो -2.4 ऑफ दिस डेल नॉट जो टोटल गैप है प्लस 3 पेयरिंग, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। अब अगर मैं सपोज कोबाल्ट को चेंज करके यहाँ पे कोई और मेटल पुट करूँ, या मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे 7 वाला केस लिख देता हूँ, तो जो भी एग्जांपल रहेगा, तो आपके सामने फिर वही 2 सिचुएशंस होंगी। वीक फील्ड लिगेंड में पहले 3 यहाँ पे,
फिर 2 यहाँ पे एंड देन फिर 2 पेयरिंग। वैसे ही कैलकुलेशंस करना है, तो मुझे लगता है वैसे ही आप करते चले जाएं। जैसे ही आप D8 पे आएंगे, D8 कॉन्फ़िगरेशन पे, तो आपके पास सीन होगा कि आप 3 यहाँ फिल करें और 2 यहाँ, 5 एंड देन पेयरिंग करें 8, या आप पहले इसको 6 को भर के जाएं फिर ऊपर जाएं, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्टिंग सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगी। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशंस जब आए और D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशंस जब आएंगे, ये 6 कॉन्फ़िगरेशंस जब आप देखते हैं D में, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला आपका बन के निकलता है वो सेम निकलता है। वो लिगेंड्स पे या किसी तरह से कोई और डिपेंडेंस शो नहीं करेगा, लेकिन D4, D5, D6 और D7 ये 4 जो केसेस आपके आते हैं वो डेफिनेटली लिगेंड्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, इस गैप डिपेंडेंट हो जाते हैं। रादर टू से लिगेंड तो जस्ट एक फैक्टर है आउट ऑफ 4, तो वो इस गैप के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि CFSE उसका क्या रहने वाला है। मींस वो नीचे पहले पेयरिंग करा के बाद में ऊपर जाएगा, या पहले 5 में एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बाद में पेयरिंग कराएगा। तो इस तरह से आप CFSE को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए, ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट को यहीं पे एक बार मैं फिर रिकॉल करा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो -0.4 ऑफ द डेल नॉट से स्टेबलाइजेशन है, और अगर ऊपर जाता है तो +0.4 से डिस्टेबलाइजेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं, यानी कि -2.4 से स्टेबलाइजेशन, और 4 ऊपर जा सकते हैं, यानी कि +2.4 से डिस्टेबलाइजेशन। मींस अगर मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूँ कि 5 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी अभी भी आफ्टर स्प्लिटिंग एवरेज एनर्जी तो वही है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स नीचे आई उनकी एनर्जी डिक्रीज हुई, 2 ऊपर गई उनकी एनर्जी बढ़ी। तो ओवरऑल एवरेज एनर्जी आप देखें, ये स्टेबलाइज्ड हुआ -0.4 से, ये डिस्टेबलाइज्ड हुआ +0.6 से। तो ओवरऑल अगर आप एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली एवरेज वही मिलेगा जो स्टार्टिंग पे आपके पास था। ओके, टेट्राहेड्रल केसेस में क्या होगा, मैं वापस 1 से ही शुरू करूँगा अपनी कहानी को और जल्दी ही पूरी कर दूंगा। सी हेयर, मान लीजिए आपके पास यहाँ D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन तो अब डेफिनेटली यहाँ पे आएगा क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। जब इलेक्ट्रॉन, ये उसका बैरी सेंटर था, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो 0.6 से स्टेबलाइजेशन है टेट्राहेड्रल में, और अगर ऊपर जाता है तो 0.4 से डिस्टेबलाइजेशन है। प्लीज़ ध्यान दें, डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन इससे था, यहाँ डिस्टेबलाइजेशन इससे है। यहाँ डिस्टेबलाइजेशन इस वैल्यू से था, यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन इस वैल्यू से है। ओके, कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे मैं पीछे बताता आया, यानी कि यहाँ का मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो -0.6 × 1 ऑफ दिस वैल्यू, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगा इस तरह के किसी कंपाउंड के लिए जहाँ पे D1 टेट्राहेड्रल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। सही है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो यहाँ आएंगे। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या झगड़ा शुरू हो जाएगा? तो आई विल से कोई झगड़ा नहीं होगा, वो हमेशा यहीं आएगा। टेट्राहेड्रल के केसेस में ये गैप कभी भी एनफ लार्ज नहीं हो पाता। आप पिक्चर पे भी देख पा रहे हैं, लास्ट डे भी समझाया कि ये इतना गैप कभी भी हाई नहीं हो पाता कि वो यहाँ की बजाय यहाँ पेयरिंग कराना पसंद करे। रिजल्टिंग हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मींस ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा, जबकि वहाँ पे आपने देखा लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन रहे थे। लो स्पिन मतलब यहाँ पहले पेयर्ड अप हो जाते बाद में यहाँ जाते, और हाई स्पिन मतलब यहाँ पेयरिंग ना होती पहले इसमें जाते और बाद में पेयर्ड अप होते। तो ये 2 नई टर्म्स भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, तीसरा यहाँ आएगा, 4 है तो चौथा यहाँ आएगा, 5 है तो 5वां यहाँ आएगा। अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते जाइए। 6 हैं, अब पेयरिंग होना स्टार्ट होगा और फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पेयरिंग होता हुआ वो आगे बढ़ेगा। ये गैप इतना स्मॉल क्यों, या मैं यूँ कहूँ कि कितना स्मॉल? तो अगर आप टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी किसी कंपाउंड की देखें जिसमें लिगेंड्स और मेटल सेम है, सिर्फ ज्योमेट्री का फ़र्क है, सिर्फ ज्योमेट्री का फ़र्क है, मेटल भी सेम और लिगेंड भी सेम है। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, NiH2O6 2 पॉजिटिव जो कि ऑक्टाहेड्रल है, और NiH2O6 की बजाय 4 कर दूं एंड सेम वही 2 पॉजिटिव। तो सिर्फ लिगेंड्स का नंबर और ज्योमेट्री का फ़र्क है। तो जो टेट्राहेड्रल
स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी रहता है। आप इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा। 4/9 ऑफ ओरिजिनल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में जो स्प्लिटिंग था वो टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री का एनर्जी रहेगा, CFSE रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ से उठा ला है जी 4/9? तो देखो वहाँ पे 4 लिगेंड्स आ रहे हैं टेट्राहेड्रल के केस में, और ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो 2/3 तो इस वजह से कम हो गया स्प्लिटिंग। तो 2/3 तो ये हो गया, बट ये तो 4/9 है। वो किस वजह से? तो उसके लिए भी हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ज्योमेट्रीज़ हैं, या जो स्प्लिटिंग है, उसके पैटर्न को एक बार समझना होगा कि किस तरह से ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर रही हैं, तो हमें ये पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये स्प्लिटिंग इस तरह से क्यों हो रही है, क्यों जो T2G की 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz या dzx वो नीचे, और dx² - y² और dz² वो ऊपर, और टेट्राहेड्रल में उल्टा क्यों? तो उसके लिए आपको एक बार d ऑर्बिटल्स एनालाइज करनी होंगी कि कैसे होती हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसके बाहर ये 3 एक्सिस दिखाए हैं। लेट मी राइट इट x, y एंड z। x और y एक्सिस पे एक डबल डंबल रहता है dx² - y²। हमें पता है d ऑर्बिटल सब डबल डंबल हैं। ये ऐसे dx² - y² ऑर्बिटल है, और ये फिर वही सीन आपके सामने ला रहा हूं मैं, z ऑर्बिटल। ये dz² है z एक्सिस के ऊपर, यही एक सिंगल डंबल होता है। ओके, अब रह गई हैं आपकी 3 और ऑर्बिटल्स। एक है, यहीं पे छोटा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, x और y के बीच में dxy। एक है y और z के बीच में। अब मैं एक्सिस ज़रूर अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे के वैसे नहीं कर रहा, बट बात समझ में आ जाएगी। और एक है xz। सी हेयर, ये पांचों d ऑर्बिटल्स कुछ अलग अलग नहीं हैं। आप 3D में एक बार देखना चाहेंगे? मैं वैसे तो 9th 11th क्लास में समझाता ही था, बट चलिए दोबारा से देख लीजिए। ये न्यूक्लियस है जहाँ पे आप 3 पेंस को मिलते हुए पा रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, और ये 3 एक्सिस हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये 3 एक्सिस हैं। एक ये वाला, ये Z है, और ये XY है। तो इस Z पे वो सिंगल डंबल प्रेजेंट है, और X और Y पे डबल डंबल प्रेजेंट है। यहीं पे मैंने अलग अलग दिखा रखे हैं। X और Y के बीच में भी डबल डंबल है, Y और Z के बीच में भी डबल डंबल है, Z और X के बीच में भी डबल डंबल है। मीन्स यहाँ इस ओरिजिन से आप देखें तो चारों तरफ ये फूल पत्तियाँ निकली हुई हैं, जिसको मैं अलग अलग डायरेक्शंस पे दिखा रहा हूँ। एक जगह ही मुझे दिखानी चाहिए थी। कोशिश करता हूँ, देखिए X और Y, इसके ऊपर ये dx² - y² दिखा रखा है मैंने, और ये मैं यहाँ पे dz² दिखा रहा हूँ। सी इसी पे है, बस एक साथ दिखा देता तो वो झुरमुट सा बन जाता, इसलिए डरता हुआ मैं नहीं बना रहा था। अभी भी आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स दिखा रखी हैं, सिर्फ 2। अभी तो मुझे 3 और दिखानी है। आप बताइए, जगह ही नहीं है। मतलब आप सोचो, ये वाली जो जेड दिखाई है ये कुछ ऐसी है, एक लोब ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, एक बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ बोर्ड के ऊपर एक्स और वाई प्लेन में जगह पड़ी है जहाँ पे मैं डबल डंबल बना सकता हूँ। सिमिलरली वाई और जेड के बीच में यूँ एक डबल डंबल मैं दिखा सकता हूँ जिसके 2 लॉब्स आपकी तरफ और 2 पीछे की तरफ जा रहे होंगे। सिमिलरली जेड एक्स। तो मुझे लगता है कि ये 2D पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। 3D में सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए। इसी तरह से 3 बड़ी स्टिक्स उठाइए, एक्स वाई जेड उनको कंसिडर कीजिए और सोचिए कि ये सारे डंबल्स यहीं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ निकले हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑर्बिटल्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। 3 ऑर्बिटल्स और दिखाना चाहता था बट दिखाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ ऐसा धमाल मच जाएगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, ये बोर्ड के ऊपर हैं आपकी 4 लॉब्स और ये ऐसे आपकी तरफ और बोर्ड से पीछे की तरफ जा रही हैं 2 लॉब्स जिसको मैं dz² नाम दे रहा हूँ। सही है। तो ये मेरा एक मेटल आयन था
जिसके चारों तरफ मैं इमेजिन कर रहा हूँ 5 d ऑर्बिटल्स को, और अब उन 5 d ऑर्बिटल्स के सामने लिगैंड्स ने आना शुरू किया है। चलिए सब हटा देता हूँ बाकी, बस ऐसा समझ जाइए ये सारी ऑर्बिटल्स एक ही मेटल आयन के, मेटल न्यूक्लियाई के चारों तरफ हैं और यहाँ पे वो सब लॉब्स बने हुए हैं। मुझे 6 लिगैंड्स अप्रोच कराने हैं जैसा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती थी। तो एक लिगैंड मैं यहाँ से अप्रोच करा रहा हूँ, एक यहाँ से अप्रोच करा रहा हूँ। ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये dx² माइनस y² ऑर्बिटल के 2 लोब्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक मैं यहाँ से लिगैंड को ऊपर ऑफ़र कर रहा हूँ स्पेस, एक मैं यहाँ से लिगैंड्स को ऑफ़र कर रहा हूँ स्पेस। बच्चे समझने लग जाते हैं, मुझसे पूछने लग जाते हैं सर dx² माइनस y² एक ऑर्बिटल है, और हमें बचपन से मीन्स 11th क्लास से समझाया जाता रहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप ये 4 लिगैंड्स ला के 8 इलेक्ट्रॉन उस एक dx² माइनस y² में देना चाह रहे हो? तो मैं कहूँगा देखो ये आयनिक बॉन्ड की कहानी चल रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो तो ये थ्योरी कहती नहीं है। तो वो नहीं कहते कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिगैंड्स इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। बॉन्ड तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आयनिक है, जो कि नहीं होता। मुझे भी पता है, आपको भी समझाया मैंने कि आयनिक नहीं है, बट थ्योरी ने जो बोला मुझे तो वो समझाना है। थ्योरी ने गलत बोला तो ठीक है, आगे वाली थ्योरी अगर आप कभी अपने आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ थ्योरी की डिसएडवांटेज की वजह से उसको हटाया और नई बातें क्या आई। बट आप अभी जो थ्योरी ने बोला उसके ऊपर फोकस करें। ये मत सोचें कि सर एक ऑर्बिटल में कैसे आएंगे इतने इलेक्ट्रॉन। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, उसने कहा ही नहीं था इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसने तो कहा था सिंपल मेटल और लिगैंड के बीच में आयनिक अट्रैक्शन होने वाला है। वो जस्ट ये अट्रैक्शन शो कर रहा है कि यहाँ से वो मेटल आयन को अप्रोच करेंगे। ये 4 लिगैंड्स किस ऑर्बिटल की तरफ आ रहे हैं अगर आप ध्यान दें तो ये dx² माइनस y² की तरफ आ रहे हैं, उनके 4 लॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं। और 2 लिगैंड्स यहाँ से आने देता हूँ। थोड़ा सा और दिमाग को ओपन कीजिए, क्या ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बन रही? यस, 4 लिगैंड्स ऐसे आ रहे हैं, स्क्वायर प्लानर जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा था, और एक यूं और पीछे से आ रहा है, तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। इस तरह से ये 6 लिगैंड्स बन रहे हैं। आप इसको ऐसे ही तो दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल को, लाइक दिस। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इनके परपेंडिकुलर, तो ऐसा ही ऑक्टाहेड्रल आप दिखाते रहे हैं। ये मेटल का वो आयन है और इसके चारों तरफ ये लिगैंड्स आ रहे हैं, ये लिगैंड्स आ रहे हैं। ये आपका जेड एक्सिस पे आ रहे हैं 2, और ये 4 आपके dx² माइनस y² पे आ रहे हैं 2, जैसा कि इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ओके, मुझे अच्छी नहीं लगी थ्योरी। मैं तो पहले दिन से, पहले पॉइंट से ही परेशान हूँ कि वो बोलता है आयनिक बॉन्ड है, वो बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो फिर तो भाई ये स्टेबल हैं ही किस बात के? फिर तो सभी कॉम्प्लेक्स आयंस के कांस्टेंट आयंस को अपना प्रेजेंस देना चाहिए। फिर ये बॉन्ड एंगल की तो बातें ही खत्म हो जाती हैं कि इतना बॉन्ड एंगल होता है, ये शेप होता है। आयनिक कंपाउंड्स का तो शेप ही नहीं होता। बट फिर भी मैं मजबूरी में उस थ्योरी को एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ। इतनी भारी मजबूरी क्या है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि उसकी पहली लाइन ही गलत है। तो सीधी सी बात है, डी ट्रांजिशन कलर को इसी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी तक के थ्योरीज में। आगे वाली थ्योरी और रीजन बताती हैं, हमें उसको नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे। बट इसी थ्योरी ने हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया डी ट्रांजिशन को। इसी थ्योरी ने हमें मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया। मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बताऊंगा कि किस तरह से मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, इस थ्योरी से रिलेटेड आपको कैसे उसको आंसर करना है। इसने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जो लिगैंड्स 6 अप्रोच कर रहे हैं तो वो किन ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहे हैं? dx² माइनस y² को और dz² को। रिजल्टिंग ये 2 ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन फेस करती हैं लिगैंड्स से, रिजल्टिंग स्प्लिटिंग हो जाता है और उन 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ जाता है, और इन 3 का जिनके सामने लिगैंड्स नहीं आए उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और ये वही हैं dxy, yz और zx जिनके सामने लिगैंड्स नहीं आए हैं। चलिए टेट्राहेड्रल की कहानी को एक बार और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल में फिर उल्टा क्यों हो गया। तो अब एक बार टेट्राहेड्रल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ 3D में, ताकि हम अपनी इस बात को आसानी से समझ पाएँ। ये मेरा मेटल पड़ा हुआ है, ये मेटल है, और
अगर हम यहाँ पे एक्सिस दिखाना चाहें, एक्स वाई जेड एक्सिस वही 3, तो सी हेयर वेरी केयरफुली, ये हमारे वो 3 एक्सिस बन रहे हैं और एक ऐसे ही आपकी तरफ और पीछे की तरफ जाएगा. लेट मी राइट इस दिस वन एज एक्स, दिस वन एज वाई एंड दिस वन एज जेड. ठीक है, जेड यूँ होगा आपकी तरफ पीछे की तरफ, तो मैं यहाँ दिखाना नहीं चाह रहा, उसको समझ जाइए आप, ऐसा ही होगा. अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनना है, देखिए लिगेंड्स को कहाँ से आना है, मतलब एक लिगेंड यहाँ से आएगा और एक लिगेंड यहाँ से आएगा, एक लिगेंड यहाँ से आएगा. डिब्बे में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत पुरानी कहानी है ही, 10th क्लास से आपको समझाना शुरू किया जाता था कि ऐसे टेट्राहेड्रल बनता है, 2 बॉन्ड इस डायरेक्शन में, 2 अपोजिट डायरेक्शन में. कमरे का कॉर्नर चारों अज्यूम करे, यहाँ सेंटर से 2 इन डायरेक्शंस में जाएगा, 2 नीचे वाले अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है. तो आप अभी ध्यान से देखें अगर, तो ये जो 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ये 4 लिगेंड्स उन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे तो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, रादर इन बिटवीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अप्रोच कर रहे हैं. वहाँ पे आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, यानी कि लिगेंड्स उनके सामने आएंगे, ना कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के सामने आएंगे. तो अब क्या होगा, तो अब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी. कितनी कम, लिगेंड्स का नंबर तो ऑब्वियसली एक पॉइंट था ही सही, जिसकी वजह से 2/3 कम हो रहा था, और 2/3 वो और कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ जब पिछला केस था तो उसमें बिल्कुल लिगेंड यहीं पे अप्रोच कर रहे थे. अब की बार वो एग्जैक्टली लिगेंड उन डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स के सामने नहीं आते उतना, रादर जस्ट उसके पार्शली आते हैं. आप एंगल से आइडिया लगा सकते हैं, कोई 90 डिग्री एंगल तो इनके बीच में है नहीं, लिगेंड्स के बीच में 109 डिग्री एंगल है, जबकि ऑर्बिटल्स के लॉब्स आपको 90 पे दिखाई दे रहे होंगे, तो वो इतना आमने सामने नहीं आते जितना आमने सामने पिछले केस में आ रहे थे. रिजल्टिंग नेट टोटल जो डिफरेंस ऑफ द स्प्लिटिंग रहता है वो 4/9 आप ऑब्जर्व करेंगे. और ज़्यादा मत समझिए इसको, बस इतना ही याद रखिए कि हाँ वो लेसर डिफरेंस ऑफ द एनर्जी शो करते हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी देखा, हालांकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि जो ये स्प्लिटिंग का सिस्टम है वो अगर 5 लिगेंड्स आएंगे तो भी रहेगा और ज़्यादा लिगेंड्स आएंगे तो भी रहेगा, तो हमें उसको समझना नहीं है. यहाँ पे हमें सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पे ही बात करनी होती है. बट थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ यहीं पे. जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैं यहाँ पे आपके सामने जब ड्रॉ कर रहा था और मैंने कुछ ऐसा कहा कि भाई जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके सामने 4 लिगेंड्स आ रहे थे और डी जेड स्क्वायर के सामने 2 लिगेंड्स आ रहे थे. आप याद भी कर सकते हैं, इन्हीं को एक्सिस मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल में. ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. तो आपने देखा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 4 लिगेंड्स आते थे और डी जेड स्क्वायर के सामने 2. तो मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़्यादा रिपल्शन फेस करता है एज कम्पेयर टू डी जेड स्क्वायर. मतलब फर्दर इन ऑर्बिटल्स का देखिए एक बार दोबारा से, ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं 5, ये कुछ ऐसे स्प्लिट हुई थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स. अब क्योंकि इन दो में आपने देखा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़्यादा लिगेंड्स को फेस कर रही थी, रिजल्टिंग फर्दर इनमें स्प्रेडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो ज़्यादा एनर्जी की बन जाएगी और डी जेड स्क्वायर लेसर एनर्जी की. ये जो फर्दर आगे स्प्लिटिंग दिखा रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, हालांकि मुझे डिटेल पढ़ाना नहीं है, बात नहीं करनी, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो. ये भी फर्दर ऐसे ही स्प्लिट हो जाती हैं. यहाँ पे आपकी ऑर्बिटल्स थी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स. तो क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़्यादा लिगेंड्स फेस कर रही थी, तो रिजल्टिंग जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट हैं वो ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्प्लिटिंग फेस करती है. ये डी एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और डी वाई जेड और जेड एक्स इनकी एनर्जी कम रह जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सामने 4 लिगेंड्स थे, तो जो उनके बीच में डी एक्स वाई आएगी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो बढ़ भी कितनी जाती है देखिए, वो डी जेड स्क्वायर से ऊपर चली जाती है. तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर आप ऑब्जर्व करते हैं ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में रहता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ NiCN4 2 नेगेटिव का,
तो यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये फिलिंग करता है और फिर ये वाली ऑर्बिटल्स ऑफर्ड रहेंगी बॉन्ड बनाने के लिए, आई शुड से। बट थ्योरी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेसी होने की वजह से और हमारे सिलेबस में भी ना होने की वजह से हम ज़्यादा डिटेल इस स्क्वायर प्लानर की यहाँ पे नहीं समझना चाहते, क्योंकि स्क्वायर प्लानर जो है वो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल से ही जनरेटेड है। ये हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था। तो अगर मैं इन बॉन्ड्स को इलेंगेट करता चला जाऊं, लंबा खींचता चला जाऊं, तो एक टाइम पे ये यहाँ से हट जाएंगे और हटने के बाद ये एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनता है। जॉन टेलर डिस्टोर्शन ऐसा करके एक कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी जनरेशन को एक्सप्लेन करता है। बट मैं फिर बता रहा हूँ, हमें सिर्फ ऑक्टा और टेट्रा तक ही सीमित रहना है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का था हमारे पास, जो हमारे समझने के लिए था, और क्वेश्चनिंग से रिलेटेड लाइक CFSC कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो किस केस में ज़्यादा होगी या कम होगी, या एक क्वेश्चन जैसा मैंने कहा आपको वैसे वैसे कुछ बातें आप इसकी जनरल स्टडी करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम लोग कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातों के साथ दोबारा यहाँ पर मिलते हैं। गुड बाय।